नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीएफसी प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट अभी आया है और एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे डोंट क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स एंड करीब 14,600 बच्चों ने क्वालिफाई किया है और उसमें से भी सिर्फ 3,000 के आसपास बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे और उन 3,000 बच्चों में से 1,050 के आसपास के बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा। सो इतना रिगरस प्रोसेस है ये कि इसमें मोस्टली 99.9% बच्चे फेल हो जाते हैं एंड दैट इज द नेचर ऑफ दिस एग्जाम। सो आज का ये वीडियो मोस्टली अबाउट उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने 2024 का प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया या ऐसे बच्चे जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज मैं आपके फेलियर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन है अपने फेलियर्स को लेके एंड शायद आपको हर कोई रिमाइंड करा रहा होगा बाय वे ऑफ आस्किंग कि क्या हुआ प्रीलिम्स का रिजल्ट। सो आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट योर फेलियर्स बट एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं चाहता कि आप अपने फेलियर्स को इतना ओवर पावर होने दें कि आगे की जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी है वो अफेक्ट हो उससे। सो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने फेलियर्स की बात करूंगा क्योंकि समाज हमारा ऐसा है कि फेलियर्स की बात लोग कम करते हैं। इवन जब लोग फेलियर्स की बात करते हैं तो बेसिकली वो अपनी स्ट्रगल की बात कर रहे होते हैं और खुद को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, विच शुड नॉट बी द केस। वी शुड ह्यूमनाइज फेलियर क्योंकि फेलियर को अभी ह्यूमनाइज नहीं किया गया है। दो आई डोंट हैव लार्ज नंबर ऑफ फॉलोइंग्स एंड इट मे नॉट रीच टू मेनी पीपल, बट अगर 2-4 लोगों तक भी पहुंच जाती है बात, 2-4 लोग भी इससे कुछ बेनिफिट ले पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं, दैट वुड बी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि वट एवर आई एम गोइंग टू से इट इज कमिंग फ्रॉम माई हार्ट और जब दिल से बात निकलती है तो शायद कुछ लंबी खिंच जाती है। सो एक बेसिक इन्फो दे देता हूँ मैं अपने बारे में सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। सो बेसिकली आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली एंड जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2014 में वैसे मैं भी आ गया इस मैदान में, इस लड़ाई के मैदान में। सो पहले साल जब आप आते हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एरोगेंस समटाइम्स बिकॉज यू थिंक कि मैं नहीं तो कौन बे एंड इन दैट प्रोसेस समटाइम्स यू इग्नोर लिटिल थिंग्स। जैसे कि जब मैं आया था तो आई डिडंट इवन बॉदर टू टेक एडवाइस फ्रॉम एस्पिरेंट्स हु हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस फेज। 1-2 बार जिनका नहीं हुआ है उनसे मैंने सोचा भी नहीं कि उनसे मैं कुछ पूछता हूँ, कुछ सीखता हूँ। इवन आई लुक्ड एट देम एंड सॉ कि कैसे नहीं हो रहा है, 3 अटेम्प्ट से लोग बैठे हैं, क्यों नहीं हो रहा है। सो इनिशियली आप उनको बहुत ही खराब पर्सपेक्टिव से देखते हो और उस प्रोसेस में क्या होता है कि आप लर्न नहीं कर पाते हो कि जो मिस्टेक्स उन्होंने की थी वो आपको नहीं करनी है। सो ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई बहुत की फर्स्ट अटेम्प्ट में और लगभग सब कुछ पढ़ लिया मैंने, पर कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं की और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जब 2015 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो मेरा 4 नंबर से नहीं हुआ। कट ऑफ वाज अराउंड 107 और मेरे कुछ 103 पॉइंट समथिंग आ रहे थे। अब क्या क्या मिस्टेक्स की मैंने उस अटेम्प्ट में, पहले तो मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं किया क्योंकि बहुत बोरिंग काम है। पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज जाना, उसको समझना, उसको एनालाइज करना, वो बहुत बोरिंग काम है। वो काम मैंने नहीं किया। शायद मैंने उन फेल्ड एस्पिरेंट से पूछा होता कि क्या करना चाहिए तो शायद मैंने किया होता, बट आई वॉज टू एरोगेंट टू इवन टॉक टू देम। आई थॉट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल के मैं चला जाऊंगा या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटेम्प्ट। पर जिंदगी ऐसी है शायद कि अगर आप दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते हो तो आप वो गलतियां दोहराते हो बार बार। अगर आप अपनी गलतियों से भी नहीं सीख रहे हो तो भी आप दोहराते हो उन गलतियों को। तो जरूरी है कि गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी गलती मैंने की कि जो भी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, बाजीराम की टेस्ट सीरीज थी या विदन की थी, तो आई फोकस्ड टू मच ऑन गेटिंग गुड रैंक इन दोज टेस्ट सीरीज कि टॉप 100 में आ जाए, टॉप 200 में आ जाए एंड माई रैंक यूज टू बी बिटवीन 300-200। सो इट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग कि 200-300 लोगों में आ रहा हूँ मैं। सो आई वुड बी क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उस प्रोसेस में क्या होता है कि आप एनालाइज नहीं करते हो अपनी गलतियों को, आप अपने टेस्ट पेपर को भी एनालाइज नहीं करते हो कि कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो और कहाँ पे आपको सुधार की जरूरत है। तो दैट वाज द सेकंड मिस्टेक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। थर्ड मिस्टेक थी कि मैंने अप्रोच पे काम नहीं किया कि एलिमिनेशन को कैसे यूज करना है, कैसे वहाँ पे इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है, कैसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, फिर कितने क्वेश्चन को पहले छोड़ना है। सो आई डिड नॉट वर्क ऑन द स्ट्रेटजी एस्पेक्ट कि कैसे मुझे अप्रोच करना है पेपर को इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो अगर आपको अप्रोच करना भी आ गया तो उसकी वजह से ही आपके 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे बिकॉज यू आर अप्रोचिंग द क्वेश्चंस इन अ राइट मैनर, या आपने एक अपनी अप्रोच डेवलप की है कि आप ऐसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। सो ये 3 मिस्टेक्स थी जो मैंने पहले की और उसकी वजह से कई क्वेश्चंस गलत हुए इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड आई कुडंट क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, इट्स ऑल राइट। बट उससे बड़ी गलती जो की वो उसके बाद उन चीज़ों को एनालाइज ना करना, ये ना दोबारा सोचना कि क्यों नहीं हुआ, रादर प्लेइंग द ब्लेम गेम कि वहाँ दिमाग काम नहीं किया, सिली मिस्टेक्स कर दी मैंने एंड भाग्य की गलती है, अगर भाग्य होता तो 2 क्वेश्चन सही हो जाते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेम गेम्स की दूसरों के ऊपर दोष देना रादर देन इंट्रोस्पेक्टिंग कि आपने कहाँ पे गलती की, व्हाट एल्स यू कैन डू टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, वो सेकंड गलती थी। वो एग्जाम के बाद की गलती थी।
जो कि लगभग हम सभी करते हैं, क्योंकि बहुत बोरिंग काम है अपने आंसर्स को एनालाइज करना, उनमें समझना कि कहाँ पे आपने गलती की, क्या आपकी वीकनेसेस रही हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ रही थी और किस पे आपको ज़्यादा काम करना है, क्या क्या चीज़ें आप छोड़ के गए थे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, क्या क्या चीज़ें आपकी बची हुई हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो ये सब बहुत ही बोरिंग काम है एंड बट बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो कि हम मोस्टली अवॉइड करते हैं, स्पेशली इन आवर फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट, जो कि आपको नहीं करना है। तो ये पहली गलती थी आफ्टर माय फर्स्ट प्रीलिम्स। नेक्स्ट गलती क्या हुई कि लोगों ने कहा कि इस बार नहीं हुआ बट अगली बार तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम कट ऑफ के आसपास से एंड इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो सेकंड अटेम्प्ट में तुम्हारा आराम से हो जाएगा। सो उससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, स्पेशली इफ योर डियर वंस आर सेइंग दीज थिंग्स टू यू, और आप बहुत कम एज के हो, 23-22 ईयर्स ओल्ड हो आप, सो आप उस पोजीशन पे हो सकता है कई बार रिलैक्स हो जाओ एंड यू वेस्ट योर 2 to 3 months just doing whatever, nothing concrete, nothing as per plan, rather just wandering here and there, reading newspaper, reading some books or like that, जो कि पहले या सेकंड अटेम्प्ट में आपको नहीं करना होता है। और तीसरी मिस्टेक कि जैसे ही आप 3-4 महीने अपने वेस्ट करते हो, तुरंत आ जाता है प्रीलिम्स का टाइम, तो आपको लगता है कि अब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए आपको, बिकॉज आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और देन यू स्टार्ट रीडिंग योर प्रीलिम्स सेंट्रिक मटेरियल, और यह आपका माइंड प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाता है और आप ध्यान नहीं दे पाते हो कि आपको मेंस की तैयारी भी करनी है। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, वो डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रीलिम्स इज मोर ऑफ अ फैक्चुअल नेचर और मेंस आपका एनालिटिकल नेचर का होता है। तो जब आप एनालिटिकल चीजें पढ़ते हैं तो आपका माइंड ज्यादा डेवलप होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होती है, विच शुड बी द केस। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के लिए लग जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर मूड यू आर इन, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप बॉर्डर जोन में हो, क्वालिफाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इन सब चीजों के होते हुए भी आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वो गलती मेरी तीसरी थी, मैंने मेंस स्पेसिफिक तैयारी नहीं की, रादर आई अगेन स्टेप्ड इनटू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रोसेस। एक और गलती की मैंने कि कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को कवर नहीं किया। आई रेड टू मच स्टैटिक सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह वगैरह, एंड करंट अफेयर को मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। मैंने एक बार कंप्लीट करंट अफेयर पढ़े और एक बार आधा शायद रिवाइज किया मैंने। और जो पहले अटेम्प्ट में मैंने मिस्टेक्स की थी कि अपने वीकनेसेस को एनालाइज ना करना, अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज ना करना, टेस्ट पेपर दे के आने के बाद उसमें समझना नहीं कि क्या गलत हो रहा है, क्योंकि आई वाज गेटिंग गुड नंबर्स इन टेस्ट पेपर्स एज कंपेयर टू अदर्स। बट एक टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर और जो आपकी एग्जाम हॉल में टेस्ट पेपर आता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और ऑल्सो द काइंड ऑफ प्रेशर यू आर फेसिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल इज कंप्लीटली डिफरेंट। जिस तरह से आपका माइंड वहां पे काम करेगा दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों को पहले ही एनालाइज करो एंड वर्क अकॉर्डिंगली। सो ये सब गलतियां दोबारा की मैंने। आई डिड नॉट एनालाइज इट एज पर माई वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स, और उस तरह से फिर उस पे काम भी नहीं किया। सो मेरा मानना है कि यूपीएससी में जो भी आप छोड़ के जाओगे, जिस पे भी आपने कम काम किया है, वहीं आपकी नैया डूब जाएगी, क्योंकि कंपटीशन शायद इतना ज्यादा है कि यू ऑट टू बी कवरिंग एवरीथिंग प्रॉपर्ली। सो उस साल क्या हुआ कि करंट अफेयर से 55 से 60 क्वेश्चंस आ गए एंड कट ऑफ वाज अराउंड 116, मेरे आए 112 नंबर। सो दोबारा 4 नंबर से मेरा नहीं हुआ। खैर बाद में मैंने कई सारे मेंस लिखे। और अब बात करते हैं लास्ट अटेम्प्ट की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंस लिखने के बाद भी कैसे, अगर आप गलतियों से नहीं सीखते हो अपनी या दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते हो, तो आपको कितना भारी पड़ सकता है। तो क्या हुआ कि 2019 में मैंने मेंस लिखा और मेरा जो फ्लैटमेट था उसने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, उसका जीएस में नहीं हुआ और सीसेट में भी उसके बहुत कम नंबर आ रहे थे। सो मैं उसको ज्ञान देता था कि यार अगर तेरा जीएस में हो जाता और सीसेट तूने अच्छे से नहीं किया, सो हाउ कुड यू डू सच अ मिस्टेक। जब आपको पता है कि आपका सीसेट अच्छा नहीं है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। सो ज्ञान देना आसान होता है, आई बिलीव कि दूसरों को ज्ञान देना आसान होता है। तो मैं उसको ज्ञान देता था कि पढ़ना चाहिए यार, तुझे सीसेट पढ़ना चाहिए, सीसेट पढ़ ले, नहीं तो जीएस हो जाएगा और सीसेट में रह जाएगा तू। और 2019 का अटेम्प्ट हुआ, 2020 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। 2020 में कोरोना आ गया और 2020 के अटेम्प्ट के पहले सीसेट में मेरे अच्छे खासे नंबर आते थे, अराउंड 100 या 90 मार्क्स के आसपास मेरे नंबर आते थे विदाउट एनी प्रिपरेशन। सो आई वाज बिट केयरलेस अबाउट सीसेट प्रिपरेशन, क्योंकि हर बार तो मैं क्वालिफाई कर जाता था कंफर्टेबली। 2020 में क्या हुआ कि 2019 के मार्क्स आए 2020 के प्रीलिम्स के बाद, बिकॉज कोरोना था और कुछ और चीजें थी। उससे क्या हुआ कि 2019 के सीसेट के मार्क्स मुझे पता नहीं चले, जो कि शायद 75-74 थे, विच वर लेस इन कंपेयर टू माई प्रीवियस मार्क्स इन सीसेट पेपर। तो अगर ये मार्क्स पहले आते तो शायद मैं सीसेट की तैयारी कर लेता, पर ये हो गया ब्लेम गेम कि यूपीएससी ने मार्क्स टाइम पे नहीं निकाले एंड दैट इज वाई मुझे पता नहीं चला कि मेरे सीसेट में खराब नंबर आ रहे हैं और मुझे इसके लिए पढ़ना चाहिए। पर जो भी रहा, मैंने सीसेट के लिए तैयारी नहीं की अच्छे से और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो प्रेशर भी लास्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा होता है। ये बेसिकली लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए है कि आप लास्ट अटेम्प्ट में कोई भी मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी मिस्टेक्स आपकी बहुत कंपाउंड हो जाती है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। सो मेरा जीएस का पेपर अच्छा हुआ 2020 में। सीसेट का पेपर टफ आया था एंड उतना अच्छा नहीं हुआ मेरा,
पर मैंने अटेम्प्ट किए थे करीब 45 से 48 क्वेश्चन और मुझे लगा कि हो जाएगा। बट प्रेशर इतना होता है कि वहाँ पे बहुत सारी आप गलतियाँ करते हो, स्पेशली अगर आपने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो। सीसैट में मेरे साथ यही हुआ और घर आके जब मैंने मैच किया आंसर की तो जीएस में मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे। सीसैट नॉर्मली मैं मैच नहीं करता था, उस साल भी मैंने नहीं किया, मैंने अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बीच में 5-6 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैंने मैच कर लिया सीसैट का आंसर की से और मैंने देखा कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ और अगर एक क्वेश्चन भी इधर उधर होता है तो आई वुड नॉट बी क्वालिफाइंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन माय लास्ट अटेम्प्ट। 2019 के मेंस में मेरा शायद 10 या 11 नंबर से नहीं हुआ था। सो आई थॉट कि इस बार अगर मैं मेंस लिखता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली आई वुड बी अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू और शायद फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए इन माय लास्ट अटेम्प्ट। बट शायद भाग्य को मंजूर नहीं था और सीसैट में मेरा नहीं होता है प्रीलिम। जब फाइनल मार्क्स आते हैं तो पता चलता है कि जीएस में तो हो गया था पर सीसैट में 60 या 61 नंबर मेरे आए। सो लर्निंग ये है कि आपको कोई भी सेक्शन छोड़ के नहीं जाना है, आपको अपनी कमजोरियों पर काम करना है, दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करना है। स्पेशली अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा होता है तो इट इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि किसको दोष दिया जाए और आपकी मेच्योरिटी भी इतनी हो जाती है कि आप भगवान को भी दोष नहीं दे सकते हो। वहाँ पे भी आप बोलोगे कि शायद भगवान यही चाहता था। बट द पॉइंट इज कि अभी आपके पास टाइम है, आपको मेरी गलतियों से सीखना चाहिए और शायद ऐसी गलतियां बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं बट मोस्टली पीपल डोंट टॉक अबाउट दीज मिस्टेक्स, क्योंकि हर किसी को बोस्ट करना है कि मैंने कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मैंने क्या क्या ट्रिक्स यूज की, ये ऐसे स्ट्रेटजी बनाओगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसे करोगे तो मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। I can talk about those things, but everybody else is talking about those things. So I thought today I would be talking about my mistakes, कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मैं लास्ट अटेम्प्ट दे के दिल्ली छोड़ रहा था, मैं दिल्ली से वापस आ रहा था घर के लिए, सो कुछ मेरे जूनियर्स आए थे और उनसे मैंने कहा, किसी बात पे उनसे मैंने कहा कि आई वुड बी ए रोल मॉडल, या तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा एंड आई वुड बिकम अ रोल मॉडल, और आई वुड बी फेलिंग एट सो मेनी थिंग्स कि लोग मुझसे सीखेंगे कि इसके जैसा नहीं बनना है, इसकी तरह नहीं बनना है। सो बी पॉजिटिव, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू डेवलप आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि ब्रॉड लर्निंग्स क्या हो सकती हैं आपके लिए मेरे फेलियर से। सबसे पहली बात कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फेलियर्स, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हो, जब तक आप ब्लेम दूसरे पे शिफ्ट करते हो, तब तक आप अपनी कमियों को नहीं देख पाते हो, और जब तक आप अपने कमियों को नहीं देख पाओगे तब तक आप उन पे काम नहीं कर पाओगे, तब तक आप बेहतर नहीं बन पाओगे, तब तक आप सेम गलतियां रिपीट करोगे अगले साल अगले साल अगले साल, एंड यू वुड बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ योर एफर्ट्स इन द प्रिपरेशन प्रोसेस। इसलिए अपने फेलियर्स को आप एक्सेप्ट करो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस और समझो कि कहाँ गलतियाँ रह गई। एक स्वॉट एनालिसिस करो आप अपनी पोजीशन का कि आप इस प्रिपरेशन के पूरे प्रोसेस में कहाँ पे खड़े हो, कितना प्रीलिम्स से आ रहा है, कितना मेंस से आ रहा है, प्रीलिम्स में गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, सब्जेक्ट कौन से वीक हैं आपके, सब्जेक्ट कौन से स्ट्रॉन्ग है आपके, क्या क्या सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा काम करके ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। ऐसी चीज़ों को आप समझो पहले। ये थोड़ा बोरिंग काम है पर आपको करना चाहिए। आई एम सॉरी टू से दिस, बट अगर आपने नहीं किया अभी ये तो आप दोबारा फेल होगे। यू विल कमिट द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, और अगर प्रीलिम्स आपका हो भी गया तो आपका मेंस नहीं होगा। यू विल बी कॉट इन दिस विशियस साइकिल ऑफ प्री मेंस एंड विल नॉट बी मेकिंग टू द फाइनल लिस्ट। इससे जरूरी है कि आप अपनी स्वॉट एनालिसिस करो, आप अपने ऊपर काम करो अकॉर्डिंगली। दूसरा है कि कोई भी काम करते हो आप, चाहे प्रिपरेशन हो गया या कोई बिजनेस हो गया या कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ की डिमांड को समझो। आपको डिमांड नहीं पता होगा तो आप कैसे एक डेडिकेटेड तरीके से अपना एफर्ट दे पाओगे उस डायरेक्शन में। तो इसलिए यूपीएससी की डिमांड को आप समझो। डिमांड कैसे पता लगेगी? जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, उससे आपको डिमांड का अंदाजा लगेगा। आप यूपीएससी की कोचिंग्स में या फेक मेंटोर्स के चक्कर में मत पड़िए। दे विल बी गिविंग यू शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स विल नॉट हेल्प यू। यू हैव टू वर्क योरसेल्फ। कोई और आके आपकी गलतियों को नहीं बता सकता है। नोबडी कैन डू स्वॉट एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ फॉर यू। आपको ये खुद करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन समबडी एल्स फॉर दिस। लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना और काम करना ये आपके हाथ में ही है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम की ज़रूरतों को समझो कि एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है, यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, एंड वर्क अकॉर्डिंगली और पुट योर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। तीसरा है कि शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़िए। आजकल मार्केट में शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको शॉर्टकट्स बताते फिरेंगे कि इसको ऐसे पढ़ लो, ये मेरे नोट्स से पढ़ लो, मैंने आपके लिए ये नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, ये पॉलिटी आपकी 10 पेज में मैंने करके आपको दे दी है। या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लोग मार्केट में बेच रहे हैं बिकॉज दे आर सेलिंग देमसेल्फ। तो अगर वो ऐसे कुछ टैगलाइंस नहीं यूज करेंगे, वो या ऐसे कुछ नहीं दिखाएंगे कि आपका काम वो आसान कर रहे हैं,
तो उनकी चीज़ों को आप नहीं खरीदोगे, चाहे वो उनका कोर्स हो, चाहे वो उनका स्टडी मटेरियल हो। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ो, आप किसी को आइडियलाइज मत करो। आइडियलाइज करना क्यों बुरी बात है? क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। यूपीएससी वांट्स टू डेवलप ए थिंकिंग माइंड। हाँ, आप किसी टीचर को, किसी फैकल्टी को, किसी मेंटोर को एडमायर कर सकते हो, बट साथ में ही ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपना खुद का दिमाग यूज करो। आपको पता होना चाहिए कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। ओनली देन कम्स द स्मार्ट वर्क। आपको पॉलिटी पढ़नी है तो पढ़नी है, पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। आप किसी के शॉर्ट नोट्स पढ़ के उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाओगे जिस तरह की रिक्वायर्ड है एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी आपसे टू द पॉइंट फैक्ट्स नहीं पूछता है। वहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग की भी हेल्प लेनी पड़ती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। और वो तभी डेवलप होगी जब आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे, चीज़ों को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करोगे, शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं पढ़ोगे। हाँ, डिटेल में कवर करने के बाद फिर आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, बट जो फाउंडेशन है आपका, जो बेस है आपका, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, जब आप चीज़ों को कवर करोगे, जो आप बेसिक मटेरियल्स हैं उनको जब आप कवर करोगे। अब एनसीईआरटी है, कोई नोट्स बना के आपको दे रहा है, डोंट रीड दैट नोट्स। आप खुद पढ़िए, खुद नोट्स बनाइए, तभी आपकी समझ डेवलप होगी, तभी आपको डिमांड पता चलेगी। कोई पीवाईक्यूज के आंसर बना के आपको दे रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। आप खुद पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, खुद समझो उसकी डिमांड। आप पीवाईक्यूज को पढ़ के उसके आंसर्स पढ़ ले रहे हो तो इससे आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप पीवाईक्यूज को पढ़ो, आप समझो कि पूछना क्या चाह रहा है, आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। हाँ, आप किसी आंसर की हेल्प ले सकते हो, बट हेल्प लो, कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो उस आंसर की पे। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क के लिए तैयार हैं तभी आप इस प्रिपरेशन में कंटिन्यू करें, क्योंकि विदाउट दैट यू वोंट बी सक्सीडिंग। मैं बहुत सारे सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स को जानता हूँ जो सर्विस में रहते हुए भी 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते थे लगातार, एंड उसी वजह से उनका प्री या मेंस क्वालिफाई होता था। क्योंकि पढ़ना सबको पड़ता है, चाहे आपका निकला हुआ हो चाहे आपका नहीं निकला हुआ हो। यू कैन नॉट टेक शॉर्टकट्स की किसी के नोट्स पढ़ के आप आईएएस बन जाओगे। अगर करंट अफेयर आपको 3 बार पढ़ना है मंथली मैगजीन से, तो 3 बार पढ़ना है। वो शॉर्ट नोट से आपका 3 बार नहीं पढ़ा जाएगा। मेंस में आपको एनालिटिकल आंसर्स लिखने हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट कि कोई शॉर्ट नोट्स बना के डेली करंट अफेयर का आपको दे रहा है और आप पढ़ ले रहे हो। दैट विल नॉट डू द वर्क। आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, आपको खुद चीज़ों को पढ़ के सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कैसे इसको यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में। ये सब चीज़ें आपको खुद डेवलप करनी पड़ेंगी। पीपल विल नॉट डेवलप इट फॉर यू, दे कैन हेल्प यू इन दैट बट दे विल नॉट डेवलप इट फॉर यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्फिडेंस मत लूज करिए आप, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया इस स्टेज पे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, एंड दैट वुड नॉट बी बेनिफिशियल फॉर एनीबडी। आप अपनी तैयारी का कुछ महीने खराब करोगे और जब तक आप जागोगे, जब तक आप इससे बाहर आओगे, तब तक प्रीलिम्स आ जाएगा, एंड शायद प्रीलिम्स के लिए भी आप उतनी अच्छे से तैयारी ना कर पाओ। तो इससे जरूरी है कि आप अवॉइड करो नेगेटिव चीजों को, आप काम पे फोकस करो। आप फोकस करो कि कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। चाहे तो आप ब्रेक ले लो 1 हफ्ते का, टेक अ ब्रेक फॉर अ वीक, देन कम बैक स्ट्रॉन्गर। ओनली देन यू विल परफॉर्म बेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। अदरवाइज अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, यू कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, बेटर रिजल्ट, देन you have to work differently. You have to work more than you did in the last attempt. With this, I would conclude. Thank you for listening. अगर आप यहाँ तक आ गए हो and if you found any help from this video, do like, share and subscribe so that it could reach to other aspirants as well and they can learn something from this as well.